जहां उत्तराखंड में रणनीति सलाहकार समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष समेत 7 सदस्य नामित किए गए हैं। सीएम धाम में 7 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति सरकार को विकास कार्यों पर सुझाव भी देगी। राज्यपाल ने उत्तराखंड की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत आधार प्रदान करने के लिए नवाचार और प्रभावी क्रियान्वयन पर रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में 7 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। तो सीएम धामी और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, सीएम धामी इस 7 सदस्यीय सलाहकार समिति के सदस्य होने वाले हैं। इस सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है उत्तराखंड में, और भी इस पर क्या कुछ अहम अपडेट? इसी गरिमा, क्योंकि लंबे समय से जो चीजें चल रही हैं उन पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री फोकस कर रहे हैं, और यही एक वजह रही है कि सलाहकार समिति का गठन हुआ है और 7 सदस्यों की जो नामित सदस्यों की जो टीम है उसमें चिन्हित की गई है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और इसके अलावा जो 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है इसमें चाहे वो सौरभ बहुगुणा हो, शुभ दुनिया हो, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं तो उनको भी इस समिति में रखा गया है। जाहिर सी बात है कि सलाहकार समिति का गठन किया गया है तो उसमें कई चीजें राज्य हित में होती हैं और कई चीजें सरकार के हित में की जाती हैं कि किस तरह से सरकार आगे आने वाले समय में काम करे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के विचार विमर्श भी किया जाता है। तो यही वजह है कि सलाहकार समिति का जो गठन है वो किया गया है। प्रदेश जी ठीक है हरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों को नामित किया गया है इस रणनीति सलाहकार समिति का गठन उत्तराखंड में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां 4 धाम यात्रा के दौरान 83 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से ये सबसे ज्यादा जानी गई है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा है, तो ये दुखद खबर है। ऑक्सीजन की कमी से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4 धाम यात्रा में यात्रियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 36 दिन के अंदर चारों धामों में अब तक 83 लोगों की जानें चली गई। इनमें 74 श्रद्धालु की मौतें स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुई हैं, जबकि 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु दुर्घटना और अन्य कारणों से हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ धाम में है। यहां पर अब तक 38 श्रद्धालु दम तोड़ चुके हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण अधिकांश श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस बार चारों धामों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन 50 साल से अधिक के यात्री जिनको स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो जिद करके यात्रा पर चले आते हैं, और इस वजह से इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इनमें भी अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जिनको स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की परेशानियां थी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी लगातार हरीश खनेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, लगातार देखा जा रहा है कि इस 4 धाम यात्रा के दौरान तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी मौत की जानकारी सामने आई। 83 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और लगातार हमने देखा था कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हो, चाहे यातायात संबंधी व्यवस्थाएं हो, बड़े दावे किए गए थे। लेकिन जिस तरह से लोगों की मौत के आंकड़े बढ़े हैं उससे लेकर के क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए गरिमा, जिस तरह से जो 37 दिन के अंदर 83 लोगों की जो मौत की जो खबरें आ रही हैं उससे वाकई में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी पोल कहीं न कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। अगर हम तमाम जगहों की बात करें तो यात्रा रूट पर जो एमआरपी सेंटर बनाए गए हैं उनके वो भी मानकों से हट करके बनाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि बेहतर व्यवस्थाएं उत्तराखंड में दी जा रही हैं, यात्रा रूट पर दी जा रही हैं। इसके अलावा चारों धाम में बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं। हालांकि अब कहीं न कहीं ये जो आंकड़े हैं, जो 83 लोगों की जो मौत के जो आंकड़े हैं वो ये बताता है कि कहीं न कहीं लापरवाहियां उसमें हुई हैं। और जिस तरह से सरकार ये भी कह रही थी कि जो यात्री हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य जांच यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद ही उनको अनुमति दी जाएगी। लेकिन आखिरकार अगर लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो इसका वाकई में इसका जिम्मेदार कौन? तो ये तमाम सवाल हैं। और हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जो हाईट्यूट है, क्योंकि केदारनाथ में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो ये बताता है कि कहीं न कहीं वहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये घटना लोगों के साथ घट रही हैं। हालांकि अब उनमें कई बुजुर्ग लोग शामिल हैं
लेकिन जो सरकार के जो दावे थे, सरकार का मानना था कि किस तरह से लोगों को रोका जाएगा। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको यात्रा से रोका जाएगा जब तक उनकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती, जबकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता उसके बाद ही उनको यात्रा पर भेजा जाएगा। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग अपनी जिद के कारण भी यात्रा के लिए जाते हैं और ऐसे में लोगों के साथ अप्रियताएं घट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार इस पर सवाल जो है वो कर रही है कि किस तरह से जो लोग हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं और की जाए, और ताकि जो चाहे धन सिंह रावत हो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो यात्रा रूट में चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री के जो पूरे रूट हैं वहां पर लोगों की जांच वहां पर करवाएंगे और उसके बाद ही लोगों को अनुमति दी जाएगी। जी ठीक है हरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और लगातार अब चारों धामों में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 83 ये संख्या अब पहुंच चुकी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां थराली में निर्माणाधीन पुल टूटने पर बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अभियंता सस्पेंड किए गए हैं। ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली जिले के थराली तहसील के रतगांव क्षेत्र के गदेरे में निर्माणाधीन बैली ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के मामले में विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम धामी के निर्देश पर सचिव पीडब्ल्यूडी ने 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। दरअसल ये ब्रिज टूटकर नदी में जा गिरा था और इस पुल की लंबाई लगभग 60 मीटर और लागत 2.80 करोड़ रुपए थी। पुल निर्माण में विभागीय लापरवाही सामने आई। ठेकेदार की कमियों की वजह से बैली ब्रिज के बर्थ और सपोर्ट एक साथ हटा दिए गए थे और इसके बाद ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थराली में निर्माणाधीन पुल टूटने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर ये 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया है। थराली में निर्माणाधीन पुल टूट गया और जिसके बाद ये बड़ा एक्शन, तस्वीर भी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। पुष्कर, जिस तरह से थराली में निर्माणाधीन पुल टूटने का ये पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है, पीडब्ल्यूडी के 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, पहले ये पूरा मामला क्या है उसे बताइएगा और इसके साथ ही साथ उन तमाम अधिकारियों के अधिकारियों जो ठेकेदार की जो मिली भगत होती है, इसे लेकर के भी जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए गरिमा, जनपद चमोली का ये मामला है, थराली ब्लॉक का ये मामला है। ढाडर और आपके जो है 2 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाला ये पुल था, क्योंकि जब 2013 की आपदा आई थी गरिमा, तो 2013 की आपदा में ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद लगातार जो है यहाँ की स्थानीय जनता ने जो है लगातार जो है पुल निर्माण के लिए जो है शासन से, प्रशासन से, जो स्थानीय विभाग है पीडब्ल्यूडी को, इसको पीडब्ल्यूडी इसको देखता है। तो इसको लेकर जो लगातार जब पुल सैंक्शन हुआ, पुल सैंक्शन होने के बाद जब इसकी डीपीआर बनी, डीपीआर बनने के साथ साथ जब अब ये जो पुल जो है बनने को तैयारी पे था, क्योंकि हालांकि ढाडर जो क्षेत्र है ये जो है थराली ब्लॉक से लगता हुआ इलाका है। इसमें जो है 2 दर्जन से अधिक गाँव को जोड़ने वाला पुल इसको बनना था और लंबा स्पान इसका था। लेकिन जिस तरह से जो अनियमितताएं कह सकते हैं हम कि जिससे विभाग की अनियमितता, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है और यह पुल जो है बनने से पहले ही जो है 3 महीने में ही जो है क्षतिग्रस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के जो 3 अधिकारियों को यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के आदेशों पे जो सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जिला अधिकारी चमोली ने पहले ही इसका संज्ञान ले लिया था और संबंधित एजेंसी को या संबंधित ठेकेदार को के खिलाफ जो है कार्रवाई भी कर दी गई थी। लेकिन जब कल ये ऑर्डर आया कि जो पीडब्ल्यूडी के 3 जेई है, एई है और जो अधिशासी अभियंता है, इनको जो है सस्पेंड यहाँ पे कर दिया है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो पीडब्ल्यूडी की देखने को मिली है और ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है जनपद चमोली का दौरा है और उसी क्षेत्र का दौरा करेंगे। उसी क्षेत्र में धामी का ये दौरा भी है और हो सकता है कि ये पुल जहाँ पे बनना था उसको देखने के लिए भी आए। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो 3 अधिकारियों को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लापरवाही जो पीडब्ल्यूडी विभाग की थी वो यहाँ पे देखने को मिली और 3 जेईओ को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। गरिमा, ठीक है पुष्कर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां पंचायतों को संकट से बाहर निकालने के लिए उप समिति गठित की गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। मंत्री रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा सदस्य नामित किए गए हैं। 15 दिनों में समिति अब इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। 7 जून को इसे लेकर के बड़ी बैठक भी होनी है। तो ये बड़ी खबर, पंचायतों को संकट से बाहर निकालने के लिए उप समिति गठित की गई है। मंत्री रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा सदस्य नामित किए गए। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए आए बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा ने सीएम धामी से मुलाकात की। 4 धाम यात्रा की सफलता के बाद वो देहरादून आई थी। नुपुर शर्मा ने सीएम धामी के साथ 4 धाम यात्रा के अनुभव साझा किया और राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रबंधों को भी सराहा है। सीएम धामी ने उन्हें उत्तराखंड की जनता की ओर से उपहार भेंट करते हुए राज्य में विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नुपुर शर्मा ने उत्तराखंड में हो रहे चौमुखी विकास की सराहना की और भविष्य में संभावित विकास कार्यों पर भी चर्चा की है। ये मुलाकात आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति और पर्यटन को लेकर नई दिशा तय कर सकती है। वहीं उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसानों की समस्याओं पर सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मसूरी पहुंचेंगे। ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री किसानों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और सुझावों को समझेंगे। गणेश जोशी ने यह भी बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका प्रभाव उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पौड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में 50 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला अस्पताल में 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी निर्माण कराया जाएगा। डॉक्टर धन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जिलाधिकारी को जिला अस्पताल की भूमि का सीमांकन करवाकर बाउंड्री वॉल करवाने के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ समेत जिला अस्पताल के अधिकारी भी मौजूद रहे। क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण की भी इस दौरान घोषणा की गई है। पौड़ी से ये खबर है। देखिए, आज हमने यहाँ पे 50 लाख रुपए की एक इंटीग्रेटेड लैब का जो है भूमि पूजन किया है और मैंने जिला प्रशासन को और पीडब्ल्यूडी के एक निर्देश दिए हैं कि इस पूरे हॉस्पिटल की ज़मीन की एक पैमाइश की जाए। इसके हम बाउंड्री वाल भी करेंगे। एक यहाँ पे 25 करोड़ रुपए की लागत से एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी हम यहाँ पे देंगे। डॉक्टरों के लिए आवास भी देंगे और यहाँ पे जो तीमरदार है हमारे, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये मैंने तीनों बातें की यहाँ पे और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे डॉक्टरों की लगभग पूरे आ गए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गए हैं और अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पर डे लगभग 450 लोगों का इलाज हो रहा है और निकट 100 दिन का हमने और टारगेट रखा है कि यहाँ पे और भी अच्छी व्यवस्थाएं की जाए। कि 50 बेड का हम यहाँ पे एक इमरजेंसी ब्लॉक, जिसको हम सीसीबी कहते हैं, क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाएंगे और आज उसकी जगह के भी हमने देखी है। जो आने वाले समय में जो सुविधाएं विकसित की जानी है उसके संबंध में उनके द्वारा मार्गदर्शन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारी नई जो सुविधाएं हैं वो विकसित करने के माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए और इसके साथ साथ में यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के संबंध में एक बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे उसका शिलान्यास आज किया गया है। और जैसा आपको पता है कि अभी यहाँ पे सारे लगभग विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे अब नियुक्त कर दिए गए हैं और अब यहाँ पे जनता को अब अच्छी सुविधाएं आने वाले दिनों में यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं। माननीय मंत्री जी श्री धन सिंह रावत जी द्वारा यहाँ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उनका उद्देश्य ये देखना था कि जिला अस्पताल के पास कितनी जमीन है और उसमें हम किस तरीके से सभी लोगों के लिए आवास बना सकते हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे स्टाफ नर्सेज हो, चाहे हमारे फूड क्लास हो। तो उनके द्वारा सारी जमीन का निरीक्षण किया गया
सभी जर्जर भवनों को देखा गया, किसको रखना है, किसको तोड़वाना है, इस बात पे चर्चा की गई। उसके अलावा यहाँ पे एक रैन बसेरा बनाने की बात हुई है और हमारा जो क्रिटिकल केयर यूनिट है जिसमें कम जमीन कहते हुए उसे नहीं बनाया जा रहा था, आज उसके लिए भी स्तुति मिल गई है। वहीं ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया और इससे लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते और इसके लिए टेम्परेरी व्यवस्थाओं में ट्रॉली भी लगाई जाती है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए PWD द्वारा पिछले साल ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली है उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी क्रम में 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियां चिन्हित की गई जो अधिकतर पिथौरागढ़ और चमोली में है और इनके स्थान पर जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। टोटल 30 हैं जैसे मैंने बताया अभी आपको, उसमें से अधिकतर जो है पैदल पुल हैं। जहाँ पे रोड हमारी उपलब्ध है पहले से, अगर वहाँ पे वॉश आउट हुआ है, यहाँ पे मजबूरी में हम ट्रॉली कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग मोटर पुल बना रहे हैं। विभाग कितने दिन का टारगेट लेके चल रहा है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में हम पूरे 30 के 30 पुल बना ले जाएंगे। जैसा कि लोगों को जब असुविधा होती है, स्पेशली स्टूडेंट को जिनको रोज जाना होता है, छोटे बच्चों को, उसमें एक तो रिस्क रहता है, लाइफ का रिस्क है, इन ह्यूमन टाइप का मुझे लगता है कि वो एक सिचुएशन होती है। तो उसी के क्रम में हम लोग ये पुल बना रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिन्हें डेली दिन में 2 बार आना जाना होता है, उन्हें असुविधा नहीं हो और पढ़ने पर वो ध्यान दें बजाय ये सब करने के। तो एक बड़ा स्टेप है राज्य सरकार का और इसको करने से क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। वहीं आगामी मानसून सीजन को लेकर सीएम धामी ने जिला प्रशासन के साथ ही सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां तय समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में देहरादून जिलाधिकारी ने आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि अभी तक प्राप्त 125 विभिन्न शिकायतों में से 122 का निस्तारण कर दिया गया है। जिले का कंट्रोल रूम है, यहीं से कोई भी अवर सिचुएशन उत्पन्न होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड आता है, कहीं पर मलबा आता है, कहीं पर अर्बन फ्लडिंग होती है, कहीं पर पेयजल संकट आता है, कहीं पर कोई पेड़ गिरता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो निर्देश हैं यहीं से प्रदत्त किए जाते हैं थ्रू वायरलेस फ़ोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। चाहे वो हमारे जल से रिलेटेड 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जल संस्थान, जल निगम, UUSDA, स्मार्ट सिटी, स्काडा या नलकूप, यह हमारा UPCL है, PWD, NH, ये व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की गई है कि सभी डिपार्टमेंट के जेईज प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यहाँ पर बैठकर आने वाली कंप्लेंट्स का निस्तारण करेंगे। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष ने हरिद्वार में सरकारी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज में हुई मीटिंग में जिले भर के राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पहुंचे। इस दौरान उच्च शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता सुधार और छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा भी की गई है। साथ ही सरकारी डिग्री कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए भी राज्य मंत्री के सामने बात रखी गई। जिले भर से आए सरकारी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं भवन का न होना जैसी दूसरी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। राज्य मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर जल्द सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अपने अपने विद्यालय में जो वहाँ के प्राचार्यों को लगा कि उसमें कई सब्जेक्टों की विषय आया कि उनको अन्य सब्जेक्ट चाहिए, माननीय हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने उनका समाधान भी किया है कि उनको किस तरीके से किया जाए। कहीं लैब में कोई कमी है, कहीं बिल्डिंग की कमी है, तो उन सब की पूर्ति ठीक प्रकार से हो जाए, इसको लेकर के माननीय जॉइंट डायरेक्टर साहब हम मिल करके शासन स्तर से भी इस तरह का संवाद रहना चाहिए। इससे सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
वहीं हरिद्वार के बिरला घाट पर किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसान ने 27 सूत्रीय मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लिया। हरिद्वार में हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए किसान, मजदूर, महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति में गहन विचार विमर्श के बाद 27 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की और मंच संचालन और संबोधन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया। शिविर में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी भी की जा रही है। हजारों बीघे जमीन जो गरीबों भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में आज ये चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य ये कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा गांव के किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश के अंदर PPP का फार्मूला माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात के फार्मूले पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो ये जो गांव का आम आदमी है वो कहां जाएगा। मेरा सवाल है कि अगर आपने स्कूल प्राइवेट कर दिए और ये कह दिया कि 50 से कम स्कूल, जो बच्चे जिसमें 50 से कम है ऐसे स्कूलों को बंद करेंगे या समायोजित कर देंगे, तो सवाल ये है कि ये 50 से कम बच्चे हुए कैसे। ये बच्चे इसलिए हुए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिला। उन प्राइवेट स्कूलों में लोगों का ये विश्वास बना कि वहां शिक्षा अच्छी मिल रही है और वहां पे बच्चों को पढ़ाएंगे, वो शायद कुछ बन जाए, उनके हाथ में रोजगार आ। आज देश का किसान, मजदूर, युवा सब परेशान है। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। किसानों की बात कोई सुनता नहीं, जवानों की बात कोई सुनता नहीं, युवाओं की बात कोई सुनने वाला नहीं। महिलाओं के इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये झूठ बोलते हैं। गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। मनरेगा के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला पूरे देश में हो रहा है। देश के मुखिया कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी जांच करवाना चाहिए। देश का किसान खुश होगा, मजदूर खुश होगा, युवा खुश होगा, तब जाकर के देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आज चिंतन शिविर में दूर दूर से आए किसानों की बात को हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्य देश व प्रदेश तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वहीं कोतवाली रानीपुर पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि महिला ने अपनी बच्ची के अपहरण और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल कराया गया, जिसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजा गया है। वहीं देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्टोन क्रशर मालिक और बीजेपी नेता रोहित नेगी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के साथ देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुजफ्फरनगर मैंगलोर बॉर्डर पर आरोपियों को देखा तो पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल दोनों आरोपियों को अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई संभावित ठिकानों पर छापा मारा था। आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित की गई पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। इसी बीच आरोपियों के भागने पर फायरिंग में दोनों को गोली लगी। और कहते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता सबसे प्यारा और गहरा होता है, लेकिन अगर माँ के ऊपर अपनी ही बेटी की यौन शोषण के आरोप लगे तो ये रिश्ता कलंकित हो जाता है। ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया। यहाँ एक महिला पर अपनी 13 साल की बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पति से विवाद के बाद अलग रह रही महिला अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के सामने परोस रही थी। पीड़ित किशोरी और उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला और उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि महिला बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। महिला की घिनौनी करतूत सामने आने के बाद पार्टी ने आरोपी महिला को निष्कासित कर दिया और इस मामले में पुलिस का बड़ा बयान भी सामने आया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने कहा कि पॉक्सो और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।